वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम चैप्टर 10 में हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड पढ़ रहे थे। आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और इसके साथ साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में भी पढ़ेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्रोमोसोम्स के बारे में बताया था जो कि क्रोमेटिन मटेरियल्स होते हैं और इनका निर्माण डीएनए करता है। और क्रोमेटिन मटेरियल्स में जेनेटिक मटेरियल्स जीन्स पाए जाते हैं, जीन्स में एलील्स के सेट होते हैं। और मेल में XY क्रोमोसोम पाया जाता है और फीमेल में XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और आप देखेंगे जो है हमारी बॉडी में टोटल कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, 46 क्रोमोसोम्स। तो 46 क्रोमोसोम्स में जो है ये सेट में रहते हैं, पेयर में रहते हैं। और मेल और फीमेल दोनों में 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो 23 मेल में और 23 फीमेल, ये पेयर में पाए जाते हैं, यानी जोड़ों में। ठीक है, तो आप देखेंगे मेल और फीमेल के क्रोमोसोम्स में क्या डिफरेंस है। तो मेल जो होता है उसमें 22 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। 22 पेयर जो होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम के होते हैं, लेकिन एक पेयर जो होता है वाई क्रोमोसोम का होता है। और वाई क्रोमोसोम जो है ये वेरिएशन लाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जनरेशन में जो बदलाव होता है वो वाई क्रोमोसोम लाता है। और अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में XX क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, कोई भी डिफरेंट क्रोमोसोम्स नहीं पाया जाता है। और 22X पेयर, यानी इसके एक पेयर पे 22X क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और एक पर जो है वो एक पेयर बचता है वो भी X क्रोमोसोम का पेयर होता है। इस वजह से जो है ये फीमेल होती हैं। और मेल में जो है वो 22 एक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और एक पेयर जो होता है वाई होता है। इस वजह से जो चाइल्ड होता है, बच्चा होता है, वो मेल होता है। और ये क्रोमोसोम्स क्या है, यही वेरिएशन लाते हैं। और हमारी बॉडी में मैंने आपको बताया था रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम जो है हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इसके अंदर पाए जाते हैं। मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो उनमें क्रोमोसोम्स भी अलग हैं। क्रोमोसोम्स की वजह से ही जो है मेल और फीमेल के जो गोनाड्स हैं या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो एक दूसरे से अलग हैं। अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि मेल और फीमेल दोनों में टोटल कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं मेल और फीमेल में। और 46 क्रोमोसोम्स जो है जोड़ों में पाया जाता है, यानी पेयर में रहता है। तो 23 पेयर जो है वो मेल में भी होगा और 23 पेयर जो फीमेल में भी होगा। तो 23 टू ज़ा कितना होता है, 46 होता है। 46 मेल में, 46 फीमेल। ठीक है, अब 23 पेयर में से अगर हम इसको देखें तो 22 पेयर जो है उसमें एक्स से जोड़े, 22X पेयर जो है मेल में फीमेल की तरह ही सिमिलर होता है, लेकिन एक पेयर जो है डिफरेंस होता है। लेकिन फीमेल में क्या 22X पेयर तो सिमिलर होता है, लेकिन एक जो दो ये जोड़ों की फॉर्म में रहते हैं ना, एक पेयर में रहते हैं। जैसे इसमें XY पेयर होता है तो इनमें XX पेयर होता है। तो ये जो पेयर होता है ये सिमिलर होता है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि जब दोनों ही पेयर पर जो एक्स क्रोमोसोम्स का है प्रभाव है या एक्स क्रोमोसोम ही डोमिनेंट होता है, तो ये जो होने वाला चाइल्ड रहता है वो फीमेल चाइल्ड रहता है। और फीमेल में XX क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और जब क्रोमोसोम्स के सेट सिमिलर होते हैं तो उनको ऑटोसोम्स बोलते हैं। ऑटोसोम्स या इनको हम होमोजाइगस जीन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीन्स की अगर बात करेंगे तो होमोजाइगस जीन्स। आपको पता है जीन्स कहाँ पाए जाते हैं। और फिर मेल में आप देखेंगे हेट्रोजाइगस जीन्स पाया जाता है। वाई क्या है, वाई हेट्रोजाइगस जीन है। ठीक है, तो हेट्रोजाइगस जीन्स किस में पाए जाते हैं, मेल में। और ये इसको हम हेट्रोसोम भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब एक मेल की मैरिज अगर फीमेल से होती है तो बच्चे जो हैं कितने गर्ल चाइल्ड होंगे और क्या कंडीशन है कि गर्ल चाइल्ड होगा या बॉय चाइल्ड होगा। कुछ कंडीशन में क्या होता है, कुछ पेरेंट्स के दोनों ही बच्चे गर्ल चाइल्ड होते हैं, कुछ पेरेंट्स के दोनों बच्चे जो हैं वो बॉय चाइल्ड होते हैं।
और कुछ के ऐसे एक बॉय होता है, गर्ल होता है। तो ये वेरिएशन आपने भी देखा है। और हम देखते हैं जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि एक्स वाई जो है मेल में पाया जाता है, तो मेल का एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम, इस तरह से हमने अलग कर दिया दोनों को। फीमेल यानी इसका एक जोड़ा इस तरह से बना लिया। फीमेल में एक्स क्रोमोसोम है, मेल में भी फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो उसको हमने इस तरह से अरेंज कर लिया। और मेल में एक्स वाई होते हैं, तो दोनों को, ठीक है। अब इनमें हमको क्रॉस करवाना है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन होता है, और इसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में मैंने आपको बताया था कि मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसे हम टेस्टिस कहते हैं, और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम ओवम कहते हैं, तो ओवरी कहते हैं। टेस्टिस जो है वो मेल में पाया जाता है, ओवरीज जो है वो फीमेल में पाई जाती हैं, ठीक है। तो टेस्टिस और ओवरीज में जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो जाइगोट बनता है, ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है। और मैंने आपको बताया था ह्यूमन बीइंग में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। हमें किस प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये फर्टिलाइजेशन को लीड करता है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो हार्मोन का भी सिक्रीशन करते हैं। तो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो ओवरी है, और ओवरी कौन से हार्मोन को रिलीज करती है? ओजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो ओवरी जो है वो ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज़ करती है, और ऑस्ट्रोजन जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेल्प करता है फीमेल की, और प्रोजेस्टेरॉन जो है बेबी के बर्थ के समय रिलीज़ किया जाता है ओवरी के द्वारा, और इसे बेबी के बर्थ की प्रोसेस में जो लेबर पेन आते हैं उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। और मेल में मैंने आपको बताया था कि टेस्टोस्टेरॉन जो है हार्मोन टेस्टिस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ये हार्मोन जो है स्पर्म को बनाते हैं, और स्पर्म जो है ये सेमन में डूबे हुए रहते हैं, और सेमन जो है इनका क्या करता है? नरिशमेंट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब मेल का एक्स क्रोमोसोम, फीमेल के एक्स क्रोमोसोम, ये फीमेल का एक्स क्रोमोसोम, ऑटोसोम्स जीन किस में पाए जाते हैं? ऑटोसोम्स या होमोजाइगस जीन फीमेल में पाए जाते हैं। तो एक्स एक्स है फीमेल का, और एक्स वाई जो है मेल का, ठीक है। तो मेल का एक्स क्रोमोसोम जो फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से मिलेगा, तो कैसा सेट बनेगा? एक जो है एक्स एक्स का एक पेयर बन जाएगा, तो एक पेयर जो है एक्स क्रोमोसोम का बन गया, एक सेट बन गया। अब मेल का वाई क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से मिलेगा, तो क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन से एक्स वाई क्रोमोसोम बनेंगे, ठीक है। अब 2 कंडीशन हो रही है। एक्स एक्स किसके लिए यूज़ किया था हमने? एक्स एक्स जो है फीमेल के लिए, फीमेल मदर के लिए, ठीक है। एक्स वाई जो है वो मेल फादर के लिए, ठीक है। तो क्या कंडीशन होगी जब किसी स्त्री का विवाह किसी पुरुष से किया जाएगा? तो 2 कंडीशन होनी चाहिए, या तो एक गर्ल चाइल्ड होता है और एक बॉय चाइल्ड होता है, ठीक है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें जो है एक पेरेंट के दोनों बच्चे गर्ल चाइल्ड रहते हैं, और दोनों या तो बॉय चाइल्ड रहते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो स्टूडेंट्स हेट्रोजाइगस जीन होता है ये प्रभावी होता है। हेट्रोजाइगस जीन कुछ केस में क्या होता है कि वाई क्रोमोसोम जो होता है वो प्रभावी होता है, डोमिनेंट होता है। और जब भी कभी जीन्स डोमिनेंट होंगे, जो क्रोमोसोम या जीन्स डोमिनेंट होंगे, तो उन्हीं का रिजल्ट आपको नेक्स्ट जनरेशन में ज़्यादा दिखाई देगा। तो ये जो है F1 जनरेशन है, इसको फर्स्ट जनरेशन बोल सकते हैं हम। तो फर्स्ट जनरेशन में जो होने वाले बच्चे हैं उसमें अभी हमने जो क्रॉस करवाया उसमें क्या हुआ? फीमेल चाइल्ड और मेल चाइल्ड प्रोड्यूस हुए, ठीक है। लेकिन कुछ कंडीशन में क्या होता है कि वाई क्रोमोसोम्स ज़्यादा डोमिनेंट होता है, और इस वजह से क्या होता है सारे बच्चे या तो गर्ल चाइल्ड होते हैं, सारे बच्चे जो हैं वो बॉय चाइल्ड होते हैं। लेकिन कुछ केस में क्या होता है फीमेल के एक्स अगर डोमिनेंट हो जाते हैं, है ना, फीमेल के एक्स अगर ज़्यादा डोमिनेंट हो जाते हैं और मेल का भी एक्स अगर डोमिनेंट हुआ, तो स्टूडेंट्स ऐसा कहा जाता है कि जो है मेल की बॉडी में पाए जाने वाले जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डोमिनेंट कहलाते हैं, और यही डिसाइड करते हैं कि होने वाला बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। तो क्योंकि फीमेल के पास ऑप्शन ही नहीं होता है, उसके पास दोनों ही क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो बच्चा जो लड़का होता है लड़की होता है फीमेल के क्रोमोसोम पर डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ मेल के क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है कि होने वाला बच्चा जो है वो लड़का होगा या लड़की होगी। अगर एक्स क्रोमोसोम डोमिनेंट है तो होने वाली सारे बच्चे जो हैं वो गर्ल चाइल्ड होंगे, लेकिन अगर वाई क्रोमोसोम डोमिनेंट है, प्रभावी है, तो नेक्स्ट जनरेशन में जो होने वाले बच्चे होंगे वो बॉय चाइल्ड होंगे।
और दोनों में एक्स और वाई दोनों ही इक्वली डोमिनेंट है, तो एक गर्ल चाइल्ड होगा, एक बॉय चाइल्ड होगा। इज दैट क्लियर? अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और मेल को डोमिनेंट बोलते हैं, फीमेल को रेसेसिव बोलते हैं, ठीक है। रेसेसिव मतलब जो क्या करती है, क्रोमोसोम लेगी, और डोमिनेंट मतलब जो अपने क्रोमोसोम देता है, ठीक है। तो देने वाले को डोमिनेंट और लेने वाले को रेसेसिव। और यहाँ पर जो है क्रोमोसोम्स का आदान प्रदान होता है, और ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि सभी जीव जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनमें कॉमन होती है। और ह्यूमन बीइंग की थोड़ी सी जो है डिफरेंट होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में स्पेसिफिक केमिकल्स पाए जाते हैं और हार्मोन्स पाए जाते हैं, और उनका एक स्पेशल फंक्शन होता है। तो यहाँ पर जो F1 जनरेशन में मैंने आपको क्या बताया है, ये फीमेल चाइल्ड है। तो फीमेल चाइल्ड में जो है एक क्रोमोसोम पे 23 पेयर रहते हैं, तो 23 + 23 40 जो है, इसमें 44 अगर हम बोले तो 22 जो है वो 22 + 22 कितने होते हैं, 44 होते हैं। तो इनमें क्या है, जो है 44 क्रोमोसोम्स हैं, और 44 प्लस क्रोमोसोम मतलब जो एक जोड़ा है उसमें 44 क्रोमोसोम है, और दूसरे वाले में जो है दोनों क्रोमोसोम्स XX है। इस तरह से भी लिख सकते हैं हम। तो 44, 45, 46। अब इसमें क्या हो गया है, 44 क्रोमोसोम्स तो सेम है, इसमें 45, और एक पेयर जो था उसमें भी जो है 2 क्रोमोसोम्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए, इसलिए फीमेल चाइल्ड होगी। इसमें क्या होगा कि 44 क्रोमोसोम सिमिलर हैं, और एक पेयर पे X है तो एक पे Y है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। नाउ स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, और ये एडोलेसेंस जो ऐसा पीरियड होता है, किशोरावस्था ऐसा समय, ऐसा काल होता है जिसमें जो है बच्चों में फिजिकल, मेंटल, सोशल चेंजेस होते हैं। और इस पीरियड में जो है बच्चों को अपनी हेल्थ और हैबिट्स के विषय में ज़्यादा ही एक्टिव और केयरफुल रहना चाहिए। और लड़के और लड़की को जो है इस एज में कई ऐसी मिथ, ऐसी धारणा रहती है जो कि सही नहीं होती है, और उनको उसको दूर करने के लिए एक अच्छे टीचर की, और टीचर के अच्छे गाइडेंस की, और पेरेंट्स के सुझाव की ज़रूरत होती है। और क्यों इस एज में कन्फ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा रहता है, और हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो शाइनेस रहती है बच्चों में, और ये कन्फ्यूज़न रहता है, या जो डाउट्स रहते हैं, और बच्चों के अंदर जो डाउट्स आते हैं वो शेयर नहीं कर पाते अपनी जो फिज़िकल हेल्थ है उससे रिलेटेड डाउट्स ये शेयर नहीं कर पाते हैं, पूछ नहीं पाते हैं कि हमारे शरीर में बदलाव क्यों हो रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, पेरेंट्स को फेमिलियर होना पड़ेगा, टीचर्स को, डॉक्टर्स को, काउंसलर्स को, इनकी हेल्प लेनी चाहिए बच्चों को, और वो उनको सही गाइडेंस देंगे बिना झिझक के, बिना किसी हेजिटेशन के। ओके। न्यूट्रिशन जो इस एज में बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट वाला खाना मिलना चाहिए, और बैलेंस डाइट में एक एडिक्वेट अमाउंट में सीरियल्स भी होंगे, पल्सेस होंगी, फ्रेश फ्रूट होगा, वेजिटेबल, मिल्क, मीट, और हर टाइप का फूड खाना चाहिए। और जो है कि जो अनहेल्दी फूड है, जैसे कि जो जंक फूड होते हैं, उसका कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, उसको इग्नोर करना है, अवॉइड करना है। क्योंकि इस एज में आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि सीबेसियस ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, और बच्चों की स्किन में पसीना भी बहुत आता है जो कि स्मेल करता है, फेस से ऑयल निकलता है, और इस ऑयल जो है ये जब धूल मिट्टी के कांटेक्ट में आता है तो बैक्टीरिया स्किन में पनपते हैं और एक्ने का रूप ले लेते हैं, ठीक है। तो बहुत केयरफुल रहना चाहिए इस एज में, और तला भुना हुआ खाना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन डाइट में सारी चीज़ें होनी चाहिए, सारे न्यूट्रिएंट मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, है ना, सब एडिक्वेट अमाउंट में, प्रॉपर अमाउंट में या प्रोपोर्शनेट अमाउंट में होना चाहिए, ठीक है। पर्सनल हाइजीन क्या रखनी चाहिए, तो पर्सनल हाइजीन में मैंने आपको ये बताया था कि सीबेसियस ग्लैंड्स एक्टिव हो जाती है प्यूबर्टी के दौरान, और इसमें हमको क्या करना चाहिए, हमारी पर्सनल हाइजीन का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए, बॉडी क्लीनिंग करना चाहिए। आप ज़्यादा गर्मी के दिनों में 2 बार बाथ लें, और क्लीनली लाइफ से ही सिर्फ हमारी बॉडी मेंटेन नहीं होगी, और हमको अगर हम साफ़ नहीं करेंगे हमारी बॉडी को तो इन्फेक्शन होगा,
बैक्टीरिया जर्म्स हमारी बॉडी पर जो है पनपेंगे और तरह तरह की बीमारियां फैलाएंगे, हमको स्किन एलर्जी होगी, फंगल इन्फेक्शन होगा। तो इस एज में जो है दूसरे इन्फेक्शन होने के भी चांसेस रहते हैं। ठीक है, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन है, अगर हम नहा नहीं रहे हैं, हमारी बॉडी क्लीन नहीं कर रहे हैं, स्वेट आ रहा है तो हम उसको हम गंदे बैठे हैं, तो हमारी बॉडी को अच्छे से हमें क्लीन करना चाहिए। और क्लीन करने का बेस्ट तरीका है अच्छे से बाथ लो, बाथ के बाद जो है हमें हमारी क्रीम पाउडर या जो भी हम परफ्यूम लगाते हैं अच्छे से, और अच्छे बच्चे बन के हमें रहना है। और गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है पर मंथ, और उनको बॉयज़ की कंपैरिजन में और ज़्यादा केयर रखने की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा हाइजीन का ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर वो हाइजीन नहीं रखेंगी पीरियड्स के दौरान तो उनको जो है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। फिज़िकल एक्सरसाइज जो है इस एज में फ़िज़िकल एक्सरसाइज करना चाहिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और यही एज रहती है जिससे हमारी बॉडी को हम मस्कुलर बना सकते हैं, शेप में ला सकते हैं। और इसके अलावा शेप में लाने के अलावा जो हमारी बॉडी हेल्दी रहती है, स्वस्थ रहती है, योग करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, इससे मन स्थिर रहता है और एक अलग ही फ्रेशनेस और एक अलग ही पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है, और आप बहुत ही एनर्जेटिक दिखते हैं इससे। ठीक है, और इसमें वॉकिंग, जॉगिंग, प्लेइंग, अब आउट अगर आपको वॉकिंग, जॉगिंग, योगा, मेडिटेशन नहीं पसंद है तो आप गेम्स में, स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो तो वो आपको डेफिनेटली खेलना चाहिए। और इस एज में क्या है, फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए, इस पर फोकस करना चाहिए। और ये एज ऐसी है कि जिसमें बच्चे क्या है नशीले पदार्थ से भी अट्रैक्ट होते हैं, और बच्चों में बहुत ही कन्फ्यूज़न रहता है, इनसिक्योरिटी रहती है, वो अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और कोई नया डिसीज़न या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें वो डिसीज़न ले नहीं पाते हैं, उनकी डिसीज़न मेकिंग स्किल्स जो है कुछ बच्चों में बहुत ही पुअर होती है। तो वो क्या है सही डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, और उनको जो डाउट्स रहते हैं वो अपने पेरेंट्स से भी शेयर नहीं कर पाते हैं, टीचर्स को भी नहीं बताते हैं, किसी बड़े से एल्डर से भी शेयर नहीं करते हैं। और इस वजह से क्या हो बुरी लत में फंस जाते हैं, जैसे कि ड्रग्स का सेवन करना, और ड्रग्स के सेवन लेने के अलावा स्मोकिंग करना, ड्रिंक करना, ये बहुत बुरी चीज़ है जो कि बच्चों के स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालती है और उनका स्वास्थ्य ख़राब करती है, हेल्थ ख़राब करती है, लाइफ भी ख़राब होती है। और जब हमारा हेल्थ ख़राब हुआ है ना, हमारी हेल्थ स्पॉइल हो गई तो कैरियर स्पॉइल हो जाता है, लाइफ भी स्पॉइल हो जाती है। ड्रग्स बहुत ही एडिक्टिव चीज़ है, ये ऐसा सबसे ख़राब नशा होता है ड्रग्स का, क्योंकि एक बार हम इसके एडिक्टेड हो जाते हैं तो इसके बिना रह नहीं पाते हैं, फिर हमें हमारा अपना भी कोई जो है कितना भी समझा ले वो भी दुश्मन ही लगता है। ठीक है, कि हम ड्रग्स से ज़्यादा जो है हमारे लिए फिर कुछ नहीं बचता हमारे जीवन में, कि हमको नशा लेना है, ये लेना है एनी हाउ, कैसे भी चाहिए, चाहे हमको उसके लिए किसी का मर्डर करना पड़े, किसी के घर में से चोरी करना पड़े। तो हमें जो है ये जो एक बहुत ही ख़राब चीज़ है और बच्चों को इससे बचना चाहिए। प्लीज़ से नो टू ड्रग्स, क्योंकि अगर आप ख़राब लत में पड़े हुए हैं तो इससे आपकी हेल्थ, आपका करियर और आपकी लाइफ तीनों ही चीज़ें स्पॉइल हो जाएंगी। ठीक है, अवेयरनेस रिगार्डिंग STDs, तो इस एज में आपको STDs एक बीमारी है जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के थ्रू होती है, और इसे हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर्स या डिसीजेस कहते हैं। और ये जो है जैसे कि एड्स वगैरह आपने कभी सुना होगा नाम, तो एड्स जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, हेपेटाइटिस बी और गोनेरिया, इन सब बीमारियों के बारे में भी बच्चों को बताना चाहिए, क्योंकि डेडली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं और ये सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ही फैलती हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो कि इन्फेक्टेड है, जिसको ये है एड्स हो गया है, एड्स जो कैसे फैलता है, जब जो सेक्सुअल कांटेक्ट होता है, जब एक या दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, ज़्यादा पर्सन से होता है तो इसे हम डेडली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ कहेंगे। और जो व्यक्ति ऐसी बीमारी से इन्फेक्टेड हो जाता है और वो किसी हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आता है, यानी सेक्सुअली कांटेक्ट में आता है, तो वो पर्सन भी क्या हो जाता है, इस बीमारी का शिकार हो जाता है, उसे भी ये एड्स हो जाता है। और ये एक वायरस से फैलती है, HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम से, इसको इम्यूनो वायरस भी बोलते हैं। और हेपेटाइटिस बी जो है HBV वायरस से फैलता है, और HBV जो है इससे फैलता है, हेपेटाइटिस बी इसे बोलते हैं। ठीक है,
और ये जो HIV वायरस होता है हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है। HBV वायरस होता है हमारे बोन मैरो को कमज़ोर करता है। और इनकी आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए HIV और HBV वायरस के बारे में, और इनका ट्रांसमिशन कैसे होता है ये आपको पता होना चाहिए, और इनका प्रिवेंशन कैसा होता है। सबसे बड़ी चीज़ है प्रिवेंशन, खुद को कैसे बचाएं इन चीज़ों से। तो सही अवेयरनेस रखेंगे तो हम खुद की लाइफ को सेट एंड सिक्योर कर सकते हैं, और हमारी अपनी लाइफ का एक गोल सेट करें कि हमको फ्यूचर में ये करना है, ये बनना है। और ये चीज़ें आपको आपके माइंड में बचपन से आपके पेरेंट्स को डालना चाहिए। तो पेरेंट्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, टीचर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और उनको बच्चों को बताना चाहिए कि वो अपना करियर चूज़ करें, अपना एक गोल सेट करें, उनको फ्यूचर में क्या करना है। अगर वो देश से प्रेम करते हैं तो देश की तरफ देशभक्ति की तरफ उनकी भावना जागृत करनी चाहिए। पढ़ाई में अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो फ्यूचर में उनको पढ़ाई में कुछ अच्छा करना है तो उनको नॉलेज वाली चीज़ें सिखाएं, ठीक है। तो उनको बचपन से ऐसा एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाए कि बच्चे जो हैं वो ऐसे माहौल में रहे जो कि सिर्फ अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें सीखें। और डेफिनेटली एक दिन ऐसा आएगा जब बच्चे सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो वो जो है हमारे उज्जवल देश का उज्जवल भविष्य है। और यहाँ पर मैंने आपको STDs के बारे में बताया, तो ये स्टूडेंट्स जो है सीरीन्स के थ्रू भी फैलती है। अगर ऐसे व्यक्ति जिसको एड्स है और ये उसको अगर उसकी लगी हुई सीरीन्स अगर किसी दूसरे व्यक्ति को लगा दी जाती है, या उसका ब्लड किसी हेल्दी पर्सन को चढ़ा दिया जाता है, तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है, ठीक है। तो सीरीन्स जो होती हैं और ब्लड जो है और इन चीज़ों का ध्यान रखना, या सेक्सुअली कांटेक्ट में आते हैं तो एड्स फैलता है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स चैप्टर की एक्सरसाइज है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड। अब इनमें से कौन सी ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है? सैलिवरी ग्लैंड, जो हमारे मुंह में पाई जाती है, लार होती है, लार की फॉर्म में होती है, सैलिवरी ग्लैंड होती है, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं। बाकी पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है, इसलिए इसे एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। सैलिवरी ग्लैंड क्या एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है हमारे बॉडी पर पाई जाती है। तो हम लार हमने देख रखी है तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और बाकी की तीनों हमने नहीं देखी है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर है, तो इनको एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। ये दिखाई नहीं देते हैं बॉडी में, है ना। नेक्स्ट है गाइटर इज कॉज ड्यू टू इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन इन आवर बॉडी। तो गाइटर जो हमारे गले में जो है मटके के आकार का शेप हो जाता है, इरेगुलेशन हो जाता है, हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं। जो थायरोक्सिन नाम का हार्मोन जो है वो इनएडिक्वेट या पर्याप्त मात्रा में बनने लग जाता है, तो गले का शेप जो है वो लटक जाता है, बढ़ जाता है। और ये गाइटर नाम की जो बीमारी है ये थायरोक्सिन नाम के हार्मोन के बढ़ने की वजह से होता है। इंसुलिन जो है ये इंसुलिन जो है पेंक्रियास सिक्रीट करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो ये सब ये हम अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया जाता है, जो कि पूरी बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब नेक्स्ट है द एंडोक्राइन सिस्टम रिलीजेस केमिकल मैसेंजर नोन एज। अब एंडोक्राइन सिस्टम जो है केमिकल मैसेंजर को रिलीज करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? तो केमिकल मैसेंजर को हार्मोन्स बोलते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं गया है मेंस्ट्रुएशन, स्पर्म, एग्स, नन ऑफ दिस। तो नन ऑफ दिस जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरीज नोन एज। तो ओवम में से जो ओवरी में से जो ओवम्स या एग्स रिलीज होते हैं उन्हें क्या, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? तो जब ओवरी के द्वारा ओवम रिलीज किया जाता है तो उस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। और आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मेंस्ट्रुएशन, तो मेंस्ट्रुएशन जो है पीरियड साइकिल होता है जो कि गर्ल्स में पाया जाता है। और फर्टिलाइजेशन का मतलब मैंने आपको बताया था, जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं तो और जाइगोट बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस ऐसी प्रोसेस है, ये लाइफ साइकिल होता है इंसेक्ट का। तो इंसेक्ट की बॉडी में जो है आप देखेंगे पहले वो लार्वे की एक की फॉर्म होते हैं, एक से लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा बनता है, प्यूपा फिर जाके एडल्ट में टर्न हो जाता है। तो ये जो पूरा लाइफ साइकिल होता है, और हर स्टेज में आप इंसेक्ट को देखोगे कि उसकी हर जो
स्टेज होती है उसमें उसका बॉडी डिज़ाइन जो है वो डिफरेंट होता है, तो इसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ठीक है, तो चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ओव्यूलेशन। अगर इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस इज नोन एज, तो यहाँ पर आप इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, और एग्स रिलीज होता है ओवरी के द्वारा, तो ये फीमेल में होता है तो इसको oogenesis बोलेंगे या ओव्यूलेशन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो इनमें से कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है? तो जस्ट हमने इसके बारे में पढ़ा है, हेपेटाइटिस बी और एड्स बोथ जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में आने से ही फैलती हैं। Now fill in the blanks. The glands that release their secretions with the help of ducts at specific places are called exocrine glands. तो ऐसी ग्लैंड जो कि हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं डक्ट्स के द्वारा और जो कि एक स्पेसिफिक प्लेस पर होती हैं उनको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। नेक्स्ट है फीचर्स विच डिस्टिंग्विश अ मेल फ्रॉम अ फीमेल आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो ऐसे फीचर्स, ऐसे गुण जो कि मेल और फीमेल को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं, उन कैरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोलते हैं। और प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी मैंने आपको बताया थे। अब नेक्स्ट है द ग्रोइंग लैरिंग्स इन बॉयज कैन बी सीन एज अ प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट कॉल्ड एडम्स एप्पल। तो लड़कों में जो है लैरिंग्स बॉक्स बढ़ जाता है और वो गले के बाहर दिखाई देता है और वो एक प्रोट्रूडिंग पार्ट और अलग ही दिखता है, आपको बढ़ा हुआ पार्ट दिखता है और गले में पाया जाता है, उसको एडम्स एप्पल बोलते हैं। इन गर्ल्स द सेक्स हार्मोन्स ओस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्टेरोन आर रिलीज्ड बाय, तो लड़कियों में ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? ओवरीज के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है एसटीडी स्टैंड्स फॉर, तो एसटीडीज का मतलब क्या होता है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ट्रू और फॉल्स अब देखेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड। ट्रू, तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो डक्टलेस ग्लैंड होती है। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर इस स्टेटमेंट को चेंज कर दूं और आपसे पूछूं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए क्योंकि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो डक्ट वाली ग्लैंड्स होती है ना, वो डक्ट्स उन नलियों के माध्यम से जुड़ी रहती हैं। तो दे सिक्रेट हार्मोन्स विद द हेल्प ऑफ डक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है हार्मोन्स आर नॉट रिलीज इन द बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इंसेक्ट्स भी हार्मोन को रिलीज करते हैं। चींटियां काटती हैं तो हमारी स्किन में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, और मधुमक्खियां काट लेती हैं तो आप देखेंगे उनका स्टिंग हमारी बॉडी के अंदर रह जाता है, तो केमिकल का सिक्रेशन करते हैं। मधुमक्खियां जब एक बार काटती हैं तो उनका जो स्टिंग होता है, डंक जो होता है, उसमें से मेथेनोइक एसिड निकलता है जो कि केमिकल होता है और उसका नुकसान आप देख सकते हैं, उसका रिजल्ट। और चींटियां भी काटती हैं तो हमको स्वेलिंग हो जाती है, रेड वो बन जाते हैं, चट्टे बन जाते हैं, चकते बन जाते हैं। और ये भी चींटियों का जो स्टिंग होता है उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो इनमें भी एसिड क्या एक प्रकार का केमिकल है, हार्मोन है, और जो कि ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है जो कि इंसेक्ट्स में पाया जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी ब्रिंग्स अबाउट सेवरल चेंजेस इन द ह्यूमन बॉडी, नॉट जस्ट फिजिकल बट इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल एज वेल एज। तो प्यूबर्टी के साथ साथ जो है बच्चों के शरीर में या हम ह्यूमन बॉडी में फिजिकल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल तीनों ही चेंजेस पाए जाते हैं। इवन मैं कहती हूँ कि साइकोलॉजिकली, सोशियोलॉजिकली और सभी सारे चेंजेस आते हैं बच्चों की बॉडी में। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, इंटेलेक्चुअल सारे बदलाव आते हैं। ठीक है, Many adolescents get acne and pimples because of the increased activity of sebaceous glands. तो बहुत सारे ऐसे एडोलेसेंट होते हैं जिनमें सीबेसियस ग्लैंड से ऑयल ग्लैंड्स एक्टिव हो जाती हैं और स्वेट बहुत रिलीज होता है और फेस पे ऑयल रिलीज होता है जो कि एक्ने और पिंपल्स का रूप ले लेती हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है जाइगोट हैज 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम ईच पेरेंट्स। तो जाइगोट जो है उसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं हर पेरेंट्स से, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। अब नेक्स्ट है वन वर्ड आंसर आपको करना है, इसमें वन वर्ड में आंसर देना है। नेम एनी 2 एंडोक्राइन ग्लैंड्स। 2 एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम है पिट्यूटरी और थायराइड ग्लैंड्स। आप इसके अलावा थायराइड ग्लैंड के अलावा और भी दूसरी ग्लैंड्स बता सकते हैं और ओवरीज बता सकते हैं, टेस्टिस बता सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती हैं। नेम द सेक्स हार्मोन्स रिलीज बाय टेस्टिस। टेस्टिस कौन सा सेक्स हार्मोन रिलीज करता है?
तो टेस्टिस जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है। नेक्स्ट है नेम द सेक्स हार्मोन्स इन अ मेल, मेल में कौन सा सेक्स हार्मोन, सेक्स क्रोमोसोम्स पाया जाता है। तो सेक्स हार्मोन अलग चीज़ है, सेक्स क्रोमोसोम्स अलग चीज़ है। तो मेल में मैंने अभी बताया XY क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, फीमेल में XX क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। मेल में जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन होते हैं, और फीमेल में जो है ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है अपार्ट फ्रॉम एड्स नेम एनी वन अदर डिजीज विच इज़ ऑल्सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। तो एड्स के अलावा ऐसी और डिजीज़ का नाम बताओ जो कि सेक्सुअली कांटेक्ट में आने से फैलती है। तो हेपेटाइटिस बी है, गोनेरिया है, और भी ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको PDF में सेंड कर दिए जाएंगे। हैव अ नाइस डे।